हेलो फ्रेंड्स। ये थर्ड लेक्चर है डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पर। पिछले दो लेक्चर्स में हमने डिफेक्ट्स इन रोलिंग, फोर्जिंग एंड एक्सट्रूजन डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम डिफेक्ट्स इन ड्राइंग एंड शीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ड्राइंग ऑफ वायर्स, रॉड्स और ट्यूब्स। तो क्या होता है ये प्रोसेस? This process involves pulling of metal through a die by tensile force applied to the exit side of the die. Okay. तो ऊपर ऊपर से देखें तो ये प्रोसेस एक्सट्रूजन से मिलता जुलता है, बट डिटेल्स में जाएंगे तो बोथ आर डिफरेंट। तो इस प्रोसेस में बेसिकली हम लोग जो मेटल है उसको डाई के से पुल करते हैं। ओके, सपोज ये हमारा डाई है। ओके, ये वर्कपीस है। तो यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म ऐसा लगा रहता है, कुछ मैकेनिज्म है। ये एक जॉ टाइप का शेप बाहर निकला हुआ है, ये मेटल में जाके अटैच हो जाएगा और इससे हम ड्रॉ हेड कह सकते हैं। इसको हम लोग आगे मूव करेंगे तो ये मेटल को पुल करता हुआ बाहर निकलेगा इस डाई के थ्रू। तो ये हुआ हमारा ड्राइंग प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पर डाई से मेटल को पुल किया जाता है, दैट इज टेंसाइल फोर्स लगाते हैं हम लोग। बट जो एक्सट्रूजन है उसमें हम लोग मेटल को पुश करते थे, दैट इज कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाते थे। ओके, ड्राइंग में टेंसाइल फोर्स तो हम लोग लगाते जरूर है मेटल को पुल करने के लिए, पर जो एक्चुअल डिफॉर्मेशन होता है डाई में वो कॉम्प्रेसिव फोर्स की वजह से होता है। कॉम्प्रेसिव फोर्स की वजह से होता है एक्चुअल डिफॉर्मेशन, राइट? ओके, तो जो एक्चुअल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है वो कॉम्प्रेसिव फोर्स की वजह से होता है। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये ड्राइंग को दिखा रहा है। तो यहाँ पे कोई कंटेनर वगैरह यूज नहीं करते हम लोग, बस डाई रहता है। इस साइड में वर्कपीस डालेंगे, डाई के डाई का डायमीटर रहेगा छोटा सा, और ये मेटल को हम लोग इस साइड से पुल करेंगे तो ये मेटल बाहर की ओर निकलता जाएगा ना। इससे हम लोग सक्सेसिव डायमीटर रिडक्शन करते हैं सॉलिड बार या रॉड का, टू कन्वर्ट इट इनटू बार, रॉड, वायर, डिपेंडिंग अपॉन द फाइनल प्रोडक्ट डायमेंशन। तो इस डायग्राम पे वापस आते हैं। यहाँ पे जो डाई है ये जनरली कोनिकल शेप का होता है। ये हमारा सपोर्ट करता है फ्लो ऑफ द मेटल को। प्लस इस डाई का आप एंट्रेंस जो होता है, अगर इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो डाई का एंट्रेंस थोड़ा ऐसा गोल होगा, इस तरीके के। इसको हम लोग बेल शेप भी कहते हैं। इससे क्या होता है, ये हेल्प करता है जब भी मेटल बाहर निकलेगा इस डाई से तो उसके साथ लुब्रिकेंट भी निकलेगा ताकि मेटल इजीली एग्जिट कर सके। ओके, अब एक्सट्रूजन भी दो टाइप का होता है, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया। एक में हम लोग बार, रॉड या वायर ड्रॉ करते हैं। दूसरे प्रोसेस से हम लोग ट्यूब को ड्रॉ करते हैं। जनरली जो ट्यूब ड्राइंग हम लोग करते हैं वो हॉलो बार के थ्रू करते हैं ना। अगर हम लोग ये एक हॉलो बार है, इसको, ये डाई है, इसको हम लोग यहाँ से पुल कर रहे हैं फोर्स लगा के, तो हमारा डेवलप ट्यूब बन रहा है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया पहले से कम होगा। अगर यहाँ पे हम लोग मैंड्रिल यूज करते हैं, ये मैंड्रिल है, ये एक फ्लोटिंग मटेरियल होता है जो दो डाई के बीच रहता है। तो अगर मैंड्रिल यूज करते हैं तो जो मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, उसको हम लोग ट्यूब ड्राइंग कहते हैं। और अगर ये मैंड्रिल यूज नहीं होगा, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे कोई मैंड्रिल नहीं है, तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्यूब सिंकिंग कहते हैं। तो ये जो ड्राइंग प्रोसेस है ये हमारा रूम टेम्परेचर पर होता है, लेकिन डिफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत हाई रहता है, लार्ज डिफॉर्मेशन होते हैं जिसकी वजह से हीट जनरेशन होता है, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब आते हैं इसके डिफेक्ट्स पर। तो अगर स्टार्टिंग मटेरियल में, दैट इज रॉड या बार, जो भी इस प्रोसेस का स्टार्टिंग मटेरियल है, उसमें अगर कोई पहले से डिफेक्ट है तो वो डिफेक्ट वायर ड्राइंग में भी आएगा। वायर, बार या रॉड ड्राइंग का कॉमन डिफेक्ट होता है शेवरन क्रैकिंग, सेंटर बस्ट या कपिंग भी कहते हैं इसको। ये डिफेक्ट एक्सट्रूजन में भी मिला था, तो हम लोगों ने इसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, राइट? बेसिकली इसमें क्या होता है, जो सेंटर होता है रॉड मटेरियल का, तो सेंटर के अराउंड क्रैक डेवलप हो जाता है ना। शेवरन क्रैकिंग का रीजन क्या होता है, यानी कि इसका कॉज क्या क्या हो सकता है? तो इस केस में, ड्राइंग के केस में, ये लो डाई एंगल एंड लो रिडक्शन। अगर रिडक्शन कम हो रहा हो और डाई एंगल लो है, सेंटर बर्स्ट या शेवरन क्रैकिंग होता है।
ओके, अगर हम लोग लोड मान लेते हैं, डायंगल को अल्फा से डिनोट कर रहे हैं, तो अगर जो अल्फा है वो उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं, तो मिनिमम या क्रिटिकल रिडक्शन जो चाहिए टू हैव सेंटर बर्स्ट और सेवन क्रैकिंग फ्री रिडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और क्या होता है कि अगर डाई एंगल फिक्स हो गया है, डाई एंगल को हम लोग फिक्स कर देते हैं, और जो रिडक्शन है, जितना रिडक्शन करना है उसको भी हम लोग फिक्स कर देते हैं, वो भी फिक्स हो गया, तो इंक्रीज इन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अगर इंक्रीज होगा, फ्रिक्शन अगर इंक्रीज होगा तो क्रैकिंग का टेंडेंसी है वो डिक्रीज होगा। सपोज सीसी इज फॉर शेवरन, क्रैकिंग का टेंडेंसी डिक्रीज होगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, फ्रिक्शन जो है यहाँ पे क्रैक्स को वेल्ड करने में हेल्प करता है। ओके, इसके अलावा अगर पहले से कोई इंक्लूजन प्रेजेंट है वर्कशिप में अलोंग द वर्क पीस में अलोंग द सेंट्रल लाइन, तो टेंसाइल फोर्स का डेवलपमेंट से ड्यूरिंग द प्रोसेस ये इंक्लूजन स्ट्रेस ट्रेजर की तरह एक्ट करेगा और वहां भी क्रैक डेवलप हो जाएगा। तो इसका रेमेडी यही है कि ये जो रीजंस है, इन सारे रीजंस को हम लोग अवॉइड करें, प्रॉपर डाई एंगल मेंटेन करें, प्रॉपर फ्रिक्शन मेंटेन करें एंड प्रॉपर रिडक्शन मेंटेन करें। राइट नाउ, हमारा दूसरा डिफेक्ट आता है सरफेस डिफेक्ट। अगर जो क्रैक्स ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रॉन प्रोडक्ट डेवलप होता है ड्यू टू इनएडिक्वेट लुब्रिकेशन एंड इम्प्रॉपर ड्राइंग मेथड एंड हाई स्पीड। तो हम लोग ने एक्सट्रूजन में डिस्कस किया था कैसे इनएडिक्वेट लुब्रिकेशन की वजह से सरफेस क्रैक डेवलप करते हैं, सेम चीज यहाँ भी फॉलो होगा। प्लस अगर ड्राइंग स्पीड ज्यादा है या फिर ड्राइंग मेथड प्रॉपर नहीं है तो भी सरफेस क्रैक डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीम्स। सीम्स क्या होता है? ये लॉन्गिट्यूडल स्क्रैच होता है या फिर फोल्ड इन मटेरियल ऑन इट्स सरफेस। ओके, तो सरफेस ऑफ द मटेरियल पे लॉन्गिट्यूडल स्क्रैच या फोल्ड्स होंगे जो कि ओपन अप हो जाता है सब्सिक्वेंट फॉर्मिंग प्रोसेस में, तो सीम्स को तो अवॉइड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके बाद आता है बल्ज फॉर्मेशन। तो जनरली कभी कभी जो डाई है, डाई के सामने, ये डाई है, तो डाई से जब मेटल पुल करते हैं तो डाई के सामने अगर रिडक्शन लो हो, कंडीशन ये है कि रिडक्शन लो हो और जो डाई एंगल है वो ज्यादा हो, डाई एंगल अल्फा ज्यादा हो, हाई हो, एंड रिडक्शन लो हो, रिडक्शन हम लोग करना हो, तो डाई से जब मेटल निकलेगा तो उसके सामने बल्ज का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये भी एक डिफेक्ट है हमारा। तो बेसिकली ये चार डिफेक्ट्स है हमारे ड्राइंग मेथड में। जो ड्राइंग मेथड एंड एक्सट्रूजन प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, बस थोड़े कंडीशंस अलग होते हैं, तो इनके डिफेक्ट्स भी काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। राइट, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जो है शीट मेटल फॉर्मिंग। इसको आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि ये शीट और स्ट्रिप में डिफरेंस क्या होता है। जो शीट है उसका थिकनेस होता है 0.006 से 0.25 इंचेस तक, और स्ट्रिप का थिकनेस इससे कम होता है, दैट इज 0.002 से 0.125 इंचेस तक। जो विथ होती है शीट की वो 24 to 48 इंचेस एंड इवन मोर होती है, लेकिन स्ट्रिप की जो विथ है वो शीट से छोटी होती है, 0.5 से 24 इंचेस तक। जो एरिया है एप्लीकेशन का वो जनरली वो एरिया है जहाँ पे स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी रिक्वायर्ड है, लाइक कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, वेयर इज एप्लीकेशन एरिया फॉर स्ट्रिप इज वेयर हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड, सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, वायर वगैरह बनाने के लिए। तो नाउ शीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस होता क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लास्टिक deformation where from flat sheet or strip of a metal different shapes are produced. Now rolling में हमने स्लैब को कॉइल में कन्वर्ट किया था, राइट। नाउ इस पूरे के कॉइल को तो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज नहीं कर सकते ना, तो इससे जो कॉइल है इसको हम लोग फर्दर कन्वर्ट करते हैं शीट एंड स्ट्रिप में, शीट एंड स्ट्रिप में, और इस शीट एंड स्ट्रिप पे वर्किंग करते हैं, फोमिंग प्रोसेसेस जो करते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू द फाइनल प्रोडक्ट जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। लाइक आपका स्टील एंड एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स हो गए, किचन काउंटर टॉप हो गया, सिंक हो गया, कॉर्गेटेड शीट्स हो गया, पाइप एंड ट्यूब्स हो गए, कर्व सेक्शंस हो गए, ऑटोमोबाइल का बॉडी पार्ट्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं शीट मेटल फॉर्मिंग।
कि बेसिकली शीट और स्ट्रिप को कन्वर्ट करते हैं इन सब प्रोडक्ट्स में जो मैंने अभी मेंशन किया, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं शीट मेटल फॉर्मिंग। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो स्ट्रेस हम लोग अप्लाई करेंगे शीट मेटल फॉर्मिंग में, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द यील्ड स्ट्रेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा नहीं हुआ तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें डिफेक्ट्स आएंगे। अब ये जो शीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, कि ये बल्क मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस से डिफरेंट है। बल्क मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस वो है जो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है। तो शीट मेटल फॉर्मेशन प्रोसेस में हम लोग टेंसाइल फोर्स यूज करते हैं, वाइल बल्क मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में हम लोग कॉम्प्रेसिव फोर्स यूज करते थे। अगर हम लोग शीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में कॉम्प्रेसिव फोर्स यूज करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट इफेक्ट्स लाइक बकलिंग, फोल्डिंग, रिंकलिंग ऑफ शीट्स होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे टेंसाइल फोर्स ही यूज करते हैं। ओके, नाउ हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है डिक्रीज इन थिकनेस इज अवॉइडेड इन शीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। ओके, तो बल्क मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में हमारा मेन मोटिव होता था थिकनेस को रिड्यूस करने का, उसमें क्रॉस सेक्शनल रिडक्शन बहुत ज्यादा होता था। लेकिन शीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में हम लोग थिकनेस रिडक्शन को अवॉइड करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से नेकिंग या फेलियर होने का चांसेस ज्यादा होता है। ना हमारा थर्ड पॉइंट है कि ऑफ कोर्स शीट है तो इसमें हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो तो होगा ही। Okay? जो टूल्स यूज करते हैं हम लोग इसमें जनरली डाई, पंच और प्रेस होता है, जो कि मैकेनिकली और हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होता है। ना शीट मेटल फॉर्मिंग के अंदर 4 डिफरेंट प्रोसेसेस आते हैं, जिसको अभी हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला है शेयरिंग। तो ये क्या होता है? सेपरेशन ऑफ शीट और स्ट्रिप ऑफ मेटल बाय यूजिंग 2 मूविंग ब्लेड्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ना ये जो फिगर है ये शेयरिंग प्रोसेस को दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे ये 2 डाई होता है, एक ये डाई है और एक ये दोनों ही मूविंग हो सकता है, या फिर एक स्टेशनरी और एक मूविंग हो सकता है। यहाँ पे एक डाई जो है वो स्टेशनरी है। ओके, ना इस स्टेशनरी डाई के ऊपर हम लोग ये शीट रखेंगे मेटल का, जिसे हमें शेयर करना है। और ये जो मूविंग डाई है, इससे हाई वेलोसिटी से शीट के इस पार्ट पे जहाँ पे नीचे कोई सपोर्ट नहीं है वहां पे इम्पैक्ट करवाएंगे वेरी हाई वेलोसिटी से। तो ऐसा करने से ये जो शीट है वो शेयर्ड हो जाएगा 2 पार्ट्स में इस पॉइंट से। और यहाँ पे ये जो 2 डाई है, इन 2 डाई के बीच एक क्लियरेंस रखते हैं हम लोग, विच हेल्प्स इन इजी शेयरिंग ऑफ द शीट। ओके, तो जब इस मेटल पर इम्पैक्ट पड़ता है तो इतना हैवी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है मेटल का कि मेटल इस पॉइंट से शेयर कर जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फ्रैक्चर कर जाता है। ओके, तो ये है हमारा शेयरिंग प्रोसेस ना। दूसरा हमारा प्रोसेस है बेंडिंग। जब हम लोग स्ट्रेट लेंथ ऑफ शीट या स्ट्रिप को बेंड करते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल पे, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेंडिंग। तो ये जो फिगर है यहाँ पे ये बेंडिंग प्रोसेस को दिखा रहा है। कि तो ये डाई है, ये वी शेप बना हुआ है यहाँ पे। ये जो भी एंगल हमारा रिक्वायर्ड है फाइनल प्रोडक्ट में उसके अकॉर्डिंग ये डाई बनाया जाता है, जितना भी एंगल पे हमें मेटल बेंड चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और ये पंच है इसके ऊपर जो कि इस डाई में कंप्लीटली फिट हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में हम ये शीट मेटल को रखते हैं। ये डाई स्टेशनरी होता है और इस पंच को हम लोग हाई वेलोसिटी से शीट पे इम्पैक्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से शीट जो है इस तरीके से बेंड हो जाता है। जो इस डाई का एंगल होगा, वी शेप का जो एंगल होगा उस शेप में, उस एंगल पे, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेंडिंग प्रोसेस ऑफ शीट मेटल फॉर्मिंग। अभी हमारा दूसरा प्रोसेस है स्ट्रेच फॉर्मिंग प्रोसेस। ओके, तो जब रिक्वायर्ड फाइनल प्रोडक्ट लार्ज कर्व्ड शीट हो, मीन्स ऐसा शीट जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा लार्ज हो, फॉर एग्जांपल कार का अपर बॉडी पार्ट, ट्रेन का अपर बॉडी पार्ट, एयरक्राफ्ट का अपर बॉडी पार्ट, ये सभी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम लोग स्ट्रेच फॉर्मिंग प्रोसेस यूज करते हैं। तो क्या है ये? द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेचिंग शीट एंड स्ट्रिप बाय टेंसाइल फोर्स, यहाँ पर टेंसाइल फोर्स इंपॉर्टेंट है, ओवर अ टूल और फॉर्म ब्लॉक। ओके, तो ये डायग्राम हमारा स्ट्रेच फॉर्मिंग प्रोसेस को डिनोट कर रहा है। तो ये जो है ये है फॉर्म डाई कहते हैं इसको, या फिर फॉर्म ब्लॉक करते हैं। तो ये जो इसी जितना हमें रेडियस चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए इस कर्व पार्ट का, ये उतने ही रेडियस में कर्व्ड रहता है।
इसका अपर पार्ट वैसे ही उसी तरीके से कर्व रहता है, उतना ही रेडियस में, जो हमें फाइनल प्रोडक्ट में चाहिए होता है। ये जो शीट है, शीट के दोनों साइड से शीट में हम लोग कैरेज लगा देते हैं और इसे पुल करते हैं, तो ये कैरेज जो है टेंसाइल फोर्स प्रोवाइड करता है। कुछ इस तरीके से दोनों साइड से टेंसाइल फोर्स से हम लोग शीट को खींच रहे होते हैं, और यहाँ पे जो फोम ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ शीट शीट को कंप्रेस करता है, ठीक है, जिसकी वजह से शीट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो जाता है। और ये प्रोसेस है हमारा स्ट्रेच फॉर्मिंग। ओके, अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है डीप ड्राइंग। ओके, सो ये है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्लैट शेप्ड शीट और स्ट्रिप इनटू द कर्व्ड शेप आर्टिकल। ओके, तो जो भी कर्व शेप्ड आर्टिकल हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, स्पेशली यूटेंसिल्स हो गया, ग्लास हो गया, कप हो गया, किचन का टॉप हो गया, सॉरी किचन का सिंक हो गया, एक्सेट्रा, वो सब इस प्रोसेस से बनता है। तो ये जो फिगर है ये आपका शो कर रहा है ड्राइंग, डीप ड्राइंग प्रोसेस को। क्या आप देख सकते हैं? तो इस तरीके का प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले हम लोग को शीट को इस तरीके से राउंड शेप में कट कर लेना होगा। ओके, तो अभी शेडिंग में हमने डिस्कस किया था, उसमें अ, उस प्रोसेस में हम लोग शीट को सिंपली कट कर रहे थे रेक्टेंगुलर शेप में। अगर हम लोग शीट को किसी पर्टिकुलर शेप में कट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैंकिंग। तो यहाँ पे शीट को हमने ये राउंड शेप में कट किया है, तो इसे इसे हम लोग कहेंगे ब्लैंकिंग ऑफ द शीट। अब इस तरह का डाई पंच अरेंजमेंट होगा जो फाइनल शेप को डिपिक्ट करेगा। तो ये हमारा डाई है और ये पंच है। ओके, तो यहाँ पे बीच का पार्ट को कट करके दिखाया गया ताकि अंदर का क्रॉस सेक्शन हमें दिख सके अच्छे से। ओके, तो हमारा फाइनल शेप इस तरह का कप है, तो इसी तरह का कप का हम डाई पंच का अरेंजमेंट बनाए हैं। ओके, तो अब इन डाई और पंच के बीच में हम शीट को रखेंगे और इस पंच को वेरी हाई इम्पैक्ट से इस शीट पर फोर्स करेंगे। तो जो शीट है वो इस तरीके से हमारा ड्रॉ हो जाएगा, और फिर हम लोग इस पार्ट को निकाल लेंगे और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ओके, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीप ड्राइंग। नाउ अब आते हैं डिफेक्ट्स ऑफ शीट मेटल फॉर्मिंग पे। तो हमारा पहला है रेगुलर डिफेक्ट्स। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो रेगुलर डिफेक्ट होता है यानी कि डेवलपमेंट ऑफ क्रैक हो गया, ओके, लोकल नेकिंग या थिनिंग हो गया, जिसकी अगर कंप्रेसिव फोर्स हम लोग लगा देते हैं शीट मेटल फॉर्मिंग में, तो लोकल थिनिंग या थिनिंग या नेकिंग हो सकता है, बकलिंग हो सकता है, रिंगलिंग हो सकता है, या फिर फेलियर टू मेंटेन डायमेंशनल टॉलरेंस हो गया। ये सब आ जाता है आपका रेगुलर डिफेक्ट्स में। ओके, अब हमारा दूसरा डिफेक्ट है यहाँ पे रिंकलिंग ऑफ फ्लेंज। इफेक्ट में जो क्या होता है, जो बॉटम है, जो डीप ड्रॉ हम लोग करते हैं, तो उसका जो बॉटम है वो सेपरेट हो जाता है रेस्ट पार्ट ऑफ द कप से। ओके, और किस पॉइंट पे होता है, उस एरिया पे जहाँ पे ग्रेटेस्ट थिनिंग हो रहा हो, बेसिकली जो पंच का रेडियस है उसके उसके आसपास होता है, ठीक है। क्रैक ऑकर्स नियर फ्लेंज और एज ऑफ द कप, और इसलिए इस डिफेक्ट का नाम है रिंकलिंग ऑफ द फ्लेंज या एज ऑफ द कप कहते हैं इसको। Okay, it occurs due to buckling of the sheet due to compressive stress. जनरली ये होता है अगर compressive stress वहां पे डेवलप हो जा रहा है डीप ड्रॉइंग फॉर्मिंग प्रोसेस में, तो वहां पे ये wrinkling और फ्लेंट हो सकता है। ये तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये जो टॉप सेक्शन दिख रहा है, जो पार्ट कप का पार्ट जो सेपरेट हो गया है, तो इस तरीके से टॉप सेक्शन में इस तरह से रिंकलिंग दिख रहा है, इसको इसको हम लोग रिंकलिंग कहते हैं, जो फ्लेंज में आया हुआ है। तो इसको अगर हम लोग फर्दर और भी ड्रॉ करेंगे तो ये थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, रिंकलिंग एक्सटेंड हो जाएगा, और इसका फ्रंट व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है ऑरेंज पिलिंग। इसमें सरफेस बहुत ज्यादा रफ हो जाता है इन द रीजन्स ऑफ द पार्ट्स वेयर विच हैव अंडरगॉन अप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन। बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन होने की वजह से सरफेस जो है बहुत ज्यादा रफ हो जाता है, पूरा रुखरा रुखरा टाइप सा दिखता है। ओके, तो ये डिफेक्ट जनरली होता है शीट मेटल ऑफ लार्ज ग्रेन साइज में, क्योंकि जब डिफॉर्मेशन होता है तो इंडिविजुअल ग्रेन टेंड्स टू डिफॉर्म इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। दीज ग्रेन स्टैंड आउट इन रिलीफ ऑन सरफेस। ओके, तो इसको हम लोग करेक्ट करने के लिए फाइनल ग्रेन साइज का शीट यूज कर सकते हैं। तो ये डिफेक्ट कुछ इस तरीके का दिखता है। तो ये जो पार्ट ए है, ये वाली पार्ट है, ये इसमें कोई ऑरेंज पिलिंग डिफेक्ट नहीं है, पर आप यहाँ देख सकते हैं इसमें ऑरेंज पिलिंग डिफेक्ट है, ये दिखने में ही रुखरा टाइप का लग रहा है। ओके, तो ये जो इमेज है वो इस
लिंक पे आप जाके देख सकते हैं, यहाँ से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट डिफेक्ट है स्ट्रेचेस, स्ट्रेन और वोम्स भी कहते हैं इसको। ओके, तो ये जो डिफेक्ट है ये जनरली लो कार्बन स्टील में होता है। अगर शीट जो है उसमें लो कार्बन है तो ये डिफेक्ट उसमें आएगा। इसमें क्या होता है, फ्लेम लाइक पैटर्न डेवलप हो जाता है सरफेस ऑफ द डिफॉर्म्ड पार्ट में। अभी ये डिफेक्ट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ। अगर जो शीट हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें यील्ड पॉइंट है तो ये डिफेक्ट उसमें ऑकर करेगा ही करेगा। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि शीट मेटल फॉर्मिंग में जो भी हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करते हैं वो यील्ड पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो जो लो कार्बन स्टील जो हम यूज कर रहे हैं उसमें यील्ड पॉइंट है, और जो हम लोग स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं वो यील्ड स्ट्रेस से कम है, तो वहां पे यील्ड पॉइंट इलोंगेशन होगा, और उस इलोंगेशन की वजह से नॉन यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन होता है, और इस तरह का स्ट्रेचर स्ट्रेन या वॉर्म डेवलप हो जाता है। ये आप देखिए, ये है हमारा स्ट्रेचर स्ट्रेन दिख रहा है यहाँ पे। आप ये जो देख रहे हैं इस तरीके का जो डिफॉर्मेशन से फ्लेम लाइक स्ट्रक्चर है, ये है स्ट्रेचर स्ट्रेन जो कि डेवलप हो गया है। तो अब हमारा नेक्स्ट डिफेक्ट है ईयरिंग। ईयरिंग क्या होता है, ये होता है फॉर्मेशन ऑफ वेवी एज ऑन टॉप ऑफ द कप। जो भी ड्रॉन कप है उसके टॉप पे वेवी एज टाइप का बन जाता है। ईयरिंग का कॉज क्या होता है, इसका कॉज होता है एनाइसोट्रोपी। अब ये एनाइसोट्रोपी क्या है, हम जानते हैं कि किसी भी क्रिस्टलाइन मटेरियल में डिफरेंट क्रिस्टोग्राफिक डायरेक्शन होता है। तो कोई भी प्रॉपर्टी मटेरियल का जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो, किसी भी मटेरियल में डिफरेंट डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, इस बिहेवियर को हम लोग कहते हैं एनाइसोट्रोपी। ओके, तो इस केस में शीट मेटल का जो यील्ड स्ट्रेस है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से जिस डायरेक्शन में यील्ड स्ट्रेस कम होता है वो वाला पार्ट ज्यादा इलोंगेट कर जाता है, और जिस डायरेक्शन में यील्ड स्ट्रेस ज्यादा होता है वो पार्ट कम इलोंगेट करता है। तो टॉप सेक्शन ऑफ द कर्व, ये ड्रॉन ड्रॉन पार्ट होता है, इसमें इस तरीके का वेवी एज बन जाता है। Okay, इस तरीके का। तो ये है हमारा ईयरिंग डिफेक्ट ऑफ डीप ड्राइंग। Okay, this was all about sheet metal forming. So with this, I come to the end of the video. Please like, share, and subscribe my video, and don't forget to click on the bell icon so that you can get the latest updates on my channel. Okay, thank you so much.